आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 6 to 8 के लिए है। ठीक है, और ये हमारा 2.5 घंटे का है जो 6 फरवरी 2023 को ये हुआ था। एंड पेडागोजी आता है यानी कि हमारा सीडीपी आता है। तो देख लेते हैं हमारा सीडीपी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा सीडीपी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि जो बच्चा होता है उसकी जो वृद्धि होती है और जो विकास होता है वो किन कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है परवरिश की शैलियाँ, ऑप्शन बी है आनुवांशिक ढांचा संरचना, ऑप्शन सी है विद्यालयी अनुभव, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत रुचि। तो हमारा बताइए पहला कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि पहला तीसरा और चौथा सही है, और चौथा कह रहा है कि पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी की, इसमें हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है। यानी एक बच्चे की जो वृद्धि होती है और जो विकास होता है यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो परवरिश की शैलियों से यानी पेरेंटिंग स्टाइल से, आनुवांशिक ढांचा और संरचना से, जेनेटिक मेकअप से, विद्यालय के अनुभव होते हैं, स्कूलिंग एक्सपीरियंस और व्यक्तिगत रुचि यानी जो पर्सनल इंटरेक्ट्स होते हैं इन सब के द्वारा प्रभावित होती है। तो इसे आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि वृद्धि और विकास आनुवांशिकता या आनुवांशिक संगठन और पर्यावरणीय कारकों से अनुश्रित के बीच जटिल संतुलन द्वारा विनियमित होते हैं। मतलब एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि आनुवांशिकता और जो हमारा पर्यावरण है उन दोनों से प्रभावित होता है वृद्धि और विकास। अगर दोनों नहीं होगा तो वृद्धि विकास बच्चे का अच्छे से ढंग से नहीं हो पाएगा, क्योंकि परवरिश की शैलियाँ, आनुवांशिक ढांचा, विद्यालय अनुभव, व्यक्तिगत रुचि ये सारे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए कि बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, डेवलपमेंटल चेंजेस इन चिल्ड्रन, ऑप्शन ए है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, आर यूनिवर्सल टेकिंग प्लेस एट द सेम पेस अक्रॉस कल्चर्स, ऑप्शन बी है एक आयामी और रेखिक हैं, आर यूनिडिमेंशनल एंड लाइनर, थर्ड है कि वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया होती है, आर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और चौथा है कि अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिरे तक आगे बढ़ते हैं, यानी कि आर इरिवर्सिबल एंड प्रोसीड फ्रॉम टू टू हेड। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, वंशानुगत और पर्यावरण के कारकों के बीच कैसे होते हैं एक जटिल अंतःक्रिया है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें विकासात्मक परिवर्तन कैसा होता है, वे वंशानुगत और पर्यावरण के कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया होती है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मानव का विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से कैसा होता है, इफेक्ट होता है यानी कि प्रभावित होता है, क्योंकि ये वे तत्व होते हैं जो किसी व्यक्ति की वृद्धि के लिए और विकास के लिए निर्धारित करने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। विकासात्मक परिवर्तन जो होता है वो आनुवांशिक और पर्यावरण इन दोनों के बीच होता है। अगर ये दोनों ना हो सही से तो बच्चे का सही से विकास नहीं होगा। थर्ड हमारा असर्शन और रीजन वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखकर जाना। हमारा भी कथन है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, यानी कि ऑल चिल्ड्रंस अक्रॉस कल्चर्स प्रोसीड थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम मैनर इन द सेम एज। मुझे नहीं लगता ऐसा ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे अलग अलग तरह से गुजरते हैं, ना कि एक तरह से। रीज़न है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल एंड यूनिडिमेंशनल। सो हमें सही विकल्प चुनना है। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे थे। तो मुझे भी नहीं लगता था कि जो पहला वाला था वो सही था, क्योंकि जो कल्चर्स वगैरह होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट तरह से बच्चे जो होते हैं वो बढ़ते हैं। सेकेंड है कि ए और दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन चौथा है ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। जरा हम इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। हमारी व्याख्या है कि बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं होता है, क्योंकि बालक अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ते
बढ़ता है, इसलिए ए सही है। संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके के विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये वाला कथन कैसा है? गलत है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग उम्र में चरणों से गुजरते हैं, इसीलिए तर्क आर बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं बल्कि बहुआयामी है। इस संदर्भ में दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट भी हमारा असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन कह रहा है कि समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। रीजन है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण का एकमात्र संस्था है। एकमात्र है तो ऑलरेडी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्कूल इज द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। मुझे नहीं लगता ये सही होगा, लेकिन फिर भी हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प चुने। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि ए और आर दोनों कैसे हैं? गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी है कि हमारा बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शंस कैसे थे? गलत थे। क्यों गलत थे? क्योंकि समाजीकरण वो समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशलों को सीखने की चल रही प्रक्रिया को क्या करता है? संदर्भित। समाजीकरण के प्रमुख एजेंटों में हमारा फैमिली आती है और हमारा स्कूल आता है, लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य प्रमुख सामाजिक संस्थान जैसे कि धर्म और कानून है, ये व्यवस्थाएं भी शामिल है। और उसने कहा था एकमात्र कारण, इसीलिए वो गलत हो गया था। ठीक है। और द्वितीयक माध्यमिक समाजीकरण में स्कूल ही नहीं बल्कि पड़ोस, मीडिया और सहकर्मी भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है सीमा इज सेक्रेड टू ईट स्वीट्स फ्रॉम द किचन विदाउट हर मदर्स परमिशन। शी थिंक्स दैट इफ हर मदर गेट्स टू नो अबाउट इट देन शी विल बी पनिश्ड। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ सीमा अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि जो सीमा है वो अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से क्या करती है? डरती है। उसे डर लगता है कि अगर मैंने अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना ही रसोई से मिठाई खा ली तो मेरी मम्मी क्या करेंगी, उन्हें जब पता चलेगा तो वो मुझे सजा देंगी। तो कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार वो किस सीमा के स्तर पर हैं? पहला है उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। तीसरी है अमूर्त स्तर, फॉर्मल स्टेज। और चौथा है पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल स्टेज। से आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है। उसे डर लग रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि मम्मी उसे सजा देंगी अगर उन्हें पता चला कि मैंने रसोई से मिठाई खाई है चुपके से बिना आज्ञा के। तो वो कोहलबर्ग के पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। कोहलबर्ग ने जो है हमारी, ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि कोहलबर्ग ने जो नैतिक सिद्धांत वाली बताया था उसने कहा था कि पूर्व पारंपरिक स्तर की अवस्था में ये होता है जब सजा से डर लगता है। ये 9 वर्ष तक रहती है। इस उम्र में बच्चे निर्णय मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाएं और नियमों को तोड़ने के जो परिणाम होते हैं उनसे डरते हैं। इसके 2 चरण होते हैं, एक होती है आज्ञाकारिता और दंड और दूसरी होती है व्यक्तिवाद और विनिमय। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के द्वारा सुगम होता है? अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है अनुकूलन एडेप्टेशन, ऑप्शन बी है पुनर्वलन रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी है पूर्वाभ्यास रिहर्सल, ऑप्शन डी है कलन विधि एल्गोरिदम। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। हमारा एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि पियाजे के अनुसार बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा सहज होती है और बच्चे की इस प्रकृति को ही अनुकूलन यानी एडेप्टेशन कहते हैं। पियाजे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो अच्छे से लर्न करके जाना। पियाजे के अनुसार बालक का प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन जो होता है वो करने लगता है और जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक यानी परिस्थिति के सामने आता है तो उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं कैसी होती हैं? अलग
अलग अलग कार्य न करके एक साथ संग्रहित होकर कार्य करती हैं और ज्ञान को भी क्या करती हैं, अर्जित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को सही सुमेलित करना है। संवेदी चालक अवस्था नाटकीय खेलों में संलग्न, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ, मूल संक्रियात्मक अवस्था इसमें कह रहा है कि क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, और चौथा है अमूल संक्रियात्मक अवस्था यानी कि परिकल्पित निगमन तर्क में सक्षम। तो कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है वो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, ये सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को सही सुमेलित जोड़े हैं। अवस्थाएं हैं जैसे कि संवेदी पेशी अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या परिवर्तन होता है? इंद्रियां क्या होती हैं? शिक्षक होती है, इंद्रियों के द्वारा हम सीखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, आंतरंग व्यवहार होता है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें भाषा का विकास होता है, अपरिवर्तनीयता होती है, एक केंद्रवाद होता है और जीववाद होता है। ठीक है, थर्ड हमारी मूल संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा तर्क जो होता है वो शुरू कर देता है, प्रतिवर्ती होती है, वर्गीकरण स्टार्ट कर देता है, संरक्षण भी इसका स्टार्ट होता है। लास्ट हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें 11 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है। इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम बनता है बच्चा, चिंतन स्टार्ट हो जाता है, अवसारी चिंतन होता है, सृजनात्मक चिंतन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ दीज इज इन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला है संवाद यानी कि डायलॉग, ऑप्शन बी है लेक्चर यानी कि व्याख्यान, थर्ड है पनिशमेंट यानी कि सजा, फोर्थ है पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड्स। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद यानी कि डायलॉग। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं वो सीखने में सक्षम होते हैं, इसमें डायलॉग जो होता है, संवाद होता है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद यानी कि डायलॉग की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में भी माना है। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने के लिए, सीखने के साथ साथ संवाद करने के लिए तथा अनुभवों को साझा करने के लिए किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों के द्वारा उत्पादित भाषण को क्या करता है? संदर्भित करता है, जो या तो स्वयं या फिर दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिसे कभी कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है B.F. स्किनर, ऑप्शन डी है नोम चॉम्स्की। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषा के विकास में क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चों के भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वाइगोत्स्की ने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है। वाइगोत्स्की यह मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों से कैसा होता है? भिन्न होता है, यानी डिफरेंट होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचारों का पुनर्निर्माण करना और उन्हें दूसरों के साझा करना था। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी के द्वारा विचारों को व्यवस्थित करने, सीखने के साथ साथ संवाद करने और अनुभवों को साझा करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? द एबिलिटी इन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड, ऑप्शन ए है कि छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हों, मैनिपुलेटिंग इमेज, ग्राफिक्स स्किल्स एंड स्पेटिकल रीजनिंग, एनीथिंग दैट वुड इंक्लूड मोर देन 2 डायमेंशंस। नेक्स्ट है
कि ले, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी टू रिदम, पिक, मैटर, टोन, मेलोडी। नेक्स्ट है कि विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पेसिफिक पिचेस, टोन्स एंड रिदम्स दैट अदर्स में मिस। और लास्ट हमारा कह रहा है आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मेकिंग कनेक्शंस बेस्ड ऑन पेरियर नॉलेज, कैटेगराइजेशन, पैटर्निंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करें, पैटर्न पहचाने और विचारों के बीच क्या बनाएं, संबंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी असर्शन और रीजन वाला है। असर्शन है, अभिकथन है कि किशोरों की जेंडर भूमिकाओं का रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। रीजन कह रहा है कि मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। सही विकल्प चुनना है। फर्स्ट है ई और आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ई और दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कि ये तो सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा है कि ई और आर दोनों गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। क्योंकि होता क्या है कि किशोरों के लिए जो मीडिया है वो समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, जो उन्हें दुनिया और उसके भीतर की अपनी जगह के बारे में सिखाती है। स्कूल, साथी और मीडिया द्वारा बारीकी से पालन किए जाने वाले परिवार को बच्चों के जीवन का समाजीकरण का प्राथमिक एजेंडा माना जाता है। इस दृष्टिकोण से ये और दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों से बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे पहला है कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। दूसरा है विभेदित निर्देश लागू करें। तीसरा है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। और चौथा है बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विभेदित निर्देशों को लागू करें, इम्प्लीमेंट डिफरेंटिकल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी कहिए कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है। देखो, समावेशी कक्षा होती क्या है, एक ऐसी कक्षा जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं, यानी कि अलग अलग जो होते हैं वो वर्ग के लोग होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता, सब लोग एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, उसे कहते हैं समावेशी कक्षा। उसमें अलग अलग योग्यता के, संस्कृति के, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के और क्षमता वाले शामिल होते हैं। इसके शिक्षक को क्या पालन करना चाहिए इसके लिए उसे चुनौतीपूर्ण, पिछड़े, दिव्यांग बच्चों सहित सभी के लिए समान शिक्षा देनी चाहिए। विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए और व्यक्तिगत छात्रों को सीखने की गति का भी क्या करना चाहिए, सम्मान। साथ ही ऐसा वातावरण बनाना जिससे बच्चे विविधता के साथ सीख सकें और सीखने के लिए विशेष वातावरण को भी तैयार कर सकें। इसके अतिरिक्त अलग अलग पृष्ठभूमियों के बच्चों को सीखने की सुविधा को शिक्षकों को चाहिए कि वे विभेदित निर्देशों को लागू करें। नेक्स्ट असेसमेंट है, यानी आकलन है। हमारा आकलन कह रहा है कि आकलन को अधिगम की दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। सेकंड है कि आकलन को सीखने से नहीं जोड़ना जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। थर्ड है कि आकलन को बच्चों के समान क्षमता समूह, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों से पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और फोर्थ है कि आकलन को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिगिनिंग फ्रॉम असेसिंग चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न। ठीक है, बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का क्या होना चाहिए, अभिन्न अंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में सीखना इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग। ऑप्शन ए इज इंडिविजुअलिस्टिक्स एंड पैसिव, यानी कि व्यक्तिवाद और निष्क्रिय हो। दूसरा है इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, सक्रिय और सामाजिक हो। तीसरा है इन एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षाोन्मुख हो। चौथा है इन टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, सक्रिय हो और कैसा हो,
सामाजिक हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, लास्ट हमारा क्वेश्चन असर्शन और रीजन वाला है। इस असर्शन और रीजन वाले बहुत क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है, अभी कथन है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज करके सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि और दोनों सही तो है लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता है आर। थर्ड है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी ये तो सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है कि और दोनों गलत हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। ने हमारा एक्सप्लेनेशन है कि जो बच्चे सभी छात्रों का वातावरण इन्वायरमेंट कैसा होता है, डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट वातावरण संस्कृतियों में विकसित होते हैं और उनकी समझ भी अलग अलग होती है। क्वेश्चन है कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। When children with special needs are admitted in inclusive classroom, which of the following is correct in such situation? हमारा फर्स्ट है कि विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। इट सीम्स अनरियलिस्टिक फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस टू लर्न अमंग नॉर्मल चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है, विशिष्ट बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों के साथ सीख सकते हैं। अवास्तविक क्यों है? दुनिया की अचंभी बात तो कही नहीं गई है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते, तो पहला तो गलत है। दूसरा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए प्रेरित नहीं होते। चिल्ड्रंस विदाउट स्पेशल नीड्स आर डीमोटिवेटेड टू लर्न। ऐसा भी नहीं है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो सीखने के लिए प्रेरित ही नहीं होते, मतलब मोटिवेटेड ही नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? तो ये भी गलत है। थर्ड है, शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। टीचर्स नीड टू चेंज अप्रोच ऑफ टीचिंग। हाँ, ये सही बात है। जो आजकल के टीचर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो उनकी टीचिंग में है जैसे वो मतलब सिखा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उन्हें चेंजेस करने की क्या है ज़रूरत है। रट्टा जो है वो नहीं करवाना चाहिए। उन्हें कैसे सिखाना चाहिए? उन्हें सिखाना चाहिए एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो थर्ड तो सही लग रहा है, फोर्थ भी देख लेते हैं। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। इट स्ट्रेंथ्स द एबिलिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू वर्क टुगेदर, अंडरस्टैंड एंड वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। हाँ, ये भी सही लग रहा है। अपना सही आंसर देख लेते हैं। पहला है कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। दूसरा है कि थर्ड और फोर्थ सही है। तीसरा है कि फर्स्ट और फोर्थ सही है। चौथा है कि सेकेंड और थर्ड सही है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट और सेकेंड तो सही था नहीं, वो तो गलत था, तो इसमें सेकेंड दिया गया है, इसमें फर्स्ट दिया गया, इसमें सेकेंड दिया गया, इसीलिए गलत हो जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि हमारा थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है और हमने पढ़ा भी था कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी होती है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें विशिष्ट और सामान्य बच्चे दोनों एक साथ मिलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं बिना किसी भेदभाव के, यानी कि दोनों एक साथ ग्रहण करेंगे और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहती भी है कि जो विशिष्ट बालक हैं उन्हें सामान्य बालकों को शिक्षा दो, अलग देने की शिक्षा दो कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा का समावेशीकरण ये बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो, यानी कि जब समावेशी वाले जो विशिष्ट वाले बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं दोनों एक साथ प्रवेश लेते हैं तो क्या करना चाहिए कि दोनों को एक जैसे अवसर देने चाहिए, सामान्य छात्र को भी और दिव्यांग को भी। ठीक है, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को शिक्षण की जो पद्धतियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड होते हैं, उसमें चेंजेस करने चाहिए। सभी बच्चों को एक जैसा देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो अलग अलग तरह के हैं। नेक्स्ट क्या है कि when dealing with gifted learners out of the word thinking is used to denote, यानी कि जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता होते हैं उनके संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गिफ्ट ऑफ गॉड कहलाते हैं, क्योंकि क्या होता है
कि वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा वो सोचते हैं, तुरंत आंसर देते हैं, तो हम कहते हैं ये गिफ्टेड चाइल्ड हैं। तो वो लीक से हटकर उनके बारे में सोचने के लिए इस्तेमाल किस वे में किया गया है? ऑप्शन ए है ये निम्न स्तर की सोच, लो लेवल थिंकिंग। ऑप्शन बी है अभिसारी सोच, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी है अनम्य सोच यानी कि रिजिड थिंकिंग। ऑप्शन डी है अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। सेंस थिंकिंग यानी कि अपसारी सोच। ठीक है, प्रतिभाशाली उद्यमकर्ताओं की जो लीक से हटकर होता है सोचना, उसका इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया गया है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रतिभाशाली उद्यमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल अपसारी सोच के लिए किया जाता है। ये कहते नहीं तुम लीक से हटकर सोचो, यानी कि उसके पास क्या होती है, अपसारी सोच होती है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो उनकी क्षमता और प्रतिभा सामान्य लोगों से बहुत ज़्यादा होती है और ज्ञान भी अधिक होता है। वे अपनी समान आयु, अनुभव और पर्यावरण के अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक माध्यम से सीखते हैं, तो इसके लिए अपसारी चिंतन करते हैं। ठीक है, साथ ही जो अपसारी चिंतन वाले होते हैं वो संवेदनशील होते हैं और दृष्टिकोणों को उनको देखने का जो नजरिया होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज इंक्लूजन द इन एजुकेशन इम्प्ले यानी शिक्षा में समावेश का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कि विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, प्लेसमेंट ऑफ स्पेशली एल्ड इन स्पेशल स्कूल्स यानी कि जो विशेष विद्यालय नहीं होते हैं उसमें जो विकलांग होते हैं उन्हें शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, वो होगा शिक्षा में समावेश। सेकंड है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रोवाइडिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन यानी जितने भी बच्चे हैं उन्हें गुणवत्ता यानी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। थर्ड है कि प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, प्लेसमेंट ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल। जो हमारे बहुत अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे नहीं होते हैं उनको क्या कर दो, स्पेशल स्कूल में दिला दो दाखिला। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान, प्रोवाइडिंग ऑफ सेपरेट सेक्शंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव सेटअप। ये भी गलत हो जाएगा, क्यों ऐसा भी करना धरना नहीं चाहिए कि हम बच्चों के लिए अलग अलग कर दें। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान यानी कि प्रोवाइडिंग ऑफ क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे हैं उनमें क्या करना है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। ठीक है, यही होता है शिक्षा में समावेश का अर्थ। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रहे हैं क्योंकि बाकी तो कोई सही लग ही नहीं रहे थे, यही हमें सबसे अच्छा सही लग रहा है। मतलब ये होता है शिक्षा में समावेश करने का अर्थ कि जितने भी बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा का प्रावधान करें। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, ऐसी क्लासरूम प्रोवाइड करना जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हों। साथ ही सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको भी संबोधित किया जाता है, चाहे उनकी क्षमता या अक्षमता कुछ भी हो, यानी कि जितने भी उनकी शैक्षिक आवश्यकता है उनको सबको पूरा किया जाएगा, चाहे उनकी हो क्षमता या ना हो। ठीक, इसका तात्पर्य होता है कि सभी शिक्षार्थी, युवा, सामान्य, विकलांग, सामान्य प्री स्कूल प्रावधानों, स्कूलों और सामुदायिक शैक्षिक व्यवस्था का पहुंच के माध्यम से समर्थन सेवाओं के उपयोग तंत्र के साथ एक ही सीखने में क्या होंगे, वो सक्षम होंगे, यानी वो अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है, यानी डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पठन वैकल्य या डिसलेक्सिया से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जितना भी सीटेट, ईपीटेट, रीट वगैरह इन सब में पूछा जाएगा, तो अच्छे से ध्यान करके जाना। ऑप्शन ए है हेयरिंग सुनने में, ऑप्शन बी है रीडिंग पढ़ने में, ऑप्शन सी है स्पीकिंग बोलने में, ऑप्शन डी स्पीकिंग एंड हियरिंग सुनने और बोलने में। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी रीडिंग यानी कि पढ़ने में। मैंने आपको बताया था डिसलेक्सिया यानी कि पठन वैकल्य, पठन वैकल्य यानी पढ़ना। ठीक है, उसी में जो पढ़ने से संबंधित होती है वो होती है डिसलेक्सिया। ठीक है, जो गणित मैथमेटिक्स से संबंधित होती है वो होती है डिस्कैलकुलिया। तो ये सब ध्यान रखना। तो होता क्या है कि पठन वैकल्य में, डिसलेक्सिया में होता है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तारे जमीन पर वो निशानावस्थी नहीं था, उसे अच्छे से जो होता था वो वर्ड समझ में नहीं आते थे। वो कहता था कि वर्ड्स उसकी आंखों के सामने घूम रहे हैं, यानी कि नाच रहे हैं, उल्टे दिख रहे हैं। तो ये ऐसा ही होता है डिसलेक्सिया में, बच्चों को जो होता है वो समझ में नहीं सही से नहीं आता है, याद रखना। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है
कि पठन विकल यानी कि डिसलेक्सिया क्या होती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वे छात्र को बार बार विकल्प छोड़ने या अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। यानी कि वो अच्छे से शब्दों को समझ नहीं पाते, उन्हें जो शब्द होते हैं उल्टे दिखाई देते, बहुत बड़े बड़े लिखे हुए होते हैं, मतलब जो बहुत बड़े बड़े अंश होते हैं वो उनको अच्छे से समझ नहीं पाते, वो बहुत ज़्यादा चुनौती फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब उन्हें पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे शब्दों की सही वर्तनी नहीं कर पाते हैं और सही ढंग से लिखने में भी असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो हम ये क्या होता है कि जब उन्हें शब्द ही नहीं समझ में आएंगे, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो वो लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वही तो हम लिखते हैं। तो पढ़ने में गलती होगी तो लिखने में भी होगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि पठन विकल डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की चुनौतियों से ही संबंधित है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूसिव क्लासरूम्स यानी निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? पहला है सहकारात्मक अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग, दूसरी है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, तीसरी है उपयुक्त समायोजन रिजनेबल अकोमोडेशन और चौथी है मानकीकृत निर्देश स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। तो बताइए इनमें से कौन सी है जो समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है, नहीं पूछी है। देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग तो होगी ही होगी। जो समावेशी कक्षा होती है इसमें विशेष बच्चे और जो साधारण बच्चे होते हैं उन दोनों को एक साथ शामिल किया जाता है। तो कोऑपरेटिव तो होना चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव नहीं होगी तो सीख नहीं पाएंगे। तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि पहला सही हमसे गलत पूछा है। सेकेंड है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, की भी बिल्कुल सही बात है। लर्निंग के लिए क्या होनी चाहिए? यूनिवर्सल डिजाइन होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा तीसरा है कि उपयुक्त समायोजन बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो बच्चे किसी भी हाल में नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ये मानकीकृत निर्देश ये बहुत गलत दिया गया है, ये बच्चों की शिक्षा में नहीं होना चाहिए। अब नहीं ही पूछा था, तो ये हमारी विशेषता नहीं है मानकीकृत निर्देश की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष अवस्था वाले छात्रों को शिक्षित करने के अभ्यास को संदर्भित करती है। जो इंक्लूसिव क्लासरूम होती है वो क्या कर सकती है? वो विशेष आवश्यकता वाले और नियमित बच्चों सबको एक साथ पढ़ाती है, एक साथ अपने साथ इंक्लूड करती है। तो इसमें एक अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग कौशल, अलग अलग क्षमताओं और चुनौतियों वाले छात्रों को रखा जाता है। तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा चुनौती होती है कि इन सबको हम एक साथ अच्छे ढंग में ढाल सकें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, तो उनकी संस्कृतियाँ अलग होती हैं, उनके कौशल अलग होते हैं, क्षमताएँ अलग होती हैं, पृष्ठभूमियाँ अलग होती हैं। तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते हैं, पर हम उन्हें एक साथ अच्छे से बिहेव करने सिखाना चाहिए, उनकी लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए। तो सहकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन और उपयुक्त समायोजन, ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं, लेकिन मानकीकृत निर्देश ये जरूरी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन मिडिल स्कूल टीचर्स शुड, यानी माध्यमिक स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं उन्हें ऑप्शन है एक रूपी व कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, फॉलो यूनिफॉर्म एंड फिक्स करिकुलम। गलत कर दो, क्यों? कठोर पाठ्यचर्या हो गई भैया, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे 6 to 8 के बच्चे हैं, लेकिन हम उन्हें कठोर पाठ्यचर्या का पालन बिल्कुल नहीं करेंगे। सीटेट हमारा यही कहता है कि हमारा पाठ्यचर्या जो होना चाहिए वो नरम होना चाहिए, ना कि कठोर। सेकंड है कि मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, मानकीकृत फॉलो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। गलत, स्टैंडर्डाइज्ड आ जाए, मानकीकृत आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। तीसरा है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, डिस्करेज क्वेश्चनिंग। अरे, एक तो बच्चा बेचारा प्रश्न पूछता ही नहीं है, जब आप पूछेगा तो उसे आप चिल्ला कर बैठाएंगे तो कभी नहीं पूछेगा। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज लर्निंग हाउ टू लर्न। कितना अच्छा है कि माध्यमिक स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं उन्हें सीखना कि कैसे सीखते हैं इनको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित यानी इनकरेज करना चाहिए लर्निंग को, हाउ टू लर्न। बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन ना तो कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, ना ही हमें इसका स्टैंडर्डाइज्ड का पालन करना चाहिए, और ना ही हमें हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, बल्कि हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। भाई, छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना
कि कैसे सीखते हैं को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ये सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव को प्रस्ताव रखती है। ठीक है, मानकीकरण से लचीलापन। इसमें क्या होता है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, रचनात्मकता होती है, तार्किक सोच होती है, नवाचार होता है और समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, उसके पहचानना चाहिए और उसके समग्र विकास के लिए क्या करना चाहिए, प्रयत्न। साथ ही एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार लर्निंग यानी कि जो अधिगम होता है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए और जिसे स्वयं करके सीखें यानी लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा प्रत्येक कला और खेल को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है कि अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियो कनेक्टिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ऑप्शन ए है कि जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, एम्फेसाइजेस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा है कि प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, एम्फेसाइजेस ऑन द प्रीडोमिनेंट डायरेक्टिव्स रोल ऑफ द टीचर्स। ऑप्शन सी है कि सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, एडवोकेट द रोल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन लर्निंग। और चौथा है कि पुनर्वलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं, एडवोकेट यूज ऑफ एनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को क्या मानते हैं, वो अहम मानते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की, पिछली बार जो मैंने प्राइमरी का 1 to 5 का आपको करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेव वाइगोत्स्की कैसे थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने तर्क दिया है कि संस्कृति और सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है जिसमें जो लोग होते हैं वो रहते हैं, बढ़ते हैं और उनके आसपास की दुनिया को समझते हैं। उन्होंने सीखने और विकास को प्रक्रियाओं के रूप में समझा जो वयस्कों और साथियों के साथ एक बच्चे की पारस्परिक क्रिया के दौरान होता है। यानी कि अधिगम के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। एक ऐसे वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम माना है और सामाजिक संस्कृति संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछ लेगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू पियाजेट एंड वाइगोत्स्की लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू। देख रहे हो कितने पियाजे और वाइगोत्स्की से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। ऑप्शन है इमिटेशन, अनुसरण के द्वारा। ऑप्शन बी है पेसिव लिसनिंग, निष्क्रिय श्रवण द्वारा। ऑप्शन सी है कंडीशनिंग एंड रेनफोर्समेंट, अनुकूलन व पुनर्वलन द्वारा। और ऑप्शन डी है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स के द्वारा। देखो, इमिटेशन अनुसरण के द्वारा तो होगा नहीं, निष्क्रिय नहीं सीखेंगे हम, पैसिव बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हम एक्टिव सीखेंगे यानी कि सक्रिय सुनेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अनुकूलन पुनर्वलन या फिर हमारा अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। अब इन दोनों में से बताओ पियाजे और वाइगोत्स्की ने किसकी बात कही है, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग किस तरह से होती है, ये अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा होती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम की समझ को एक निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि संरचनावादी ये मानता है कि जो अधिगमकर्ता होते हैं उनके द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के उत्तर में ज्ञान के सक्रिय रूप से क्या किया जाता है, उत्पादन। यानी इसका मतलब होता है कि शिक्षक ज्ञान का वितरण नहीं करता लेकिन छात्रों को इसके निर्माण के अवसर और प्रोत्साहन देता है। ठीक है, ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण की प्रक्रिया होती है जिससे अधिगमकर्ता स्वयं के अर्थ का निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि एज अ टीचर हाउ वुड यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स। यानी कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। ऑप्शन ए है बाय जनरेटिंग फियर, यानी भय उत्पन्न करके। बिल्कुल गलत है। आप किसी में समस्या समाधान क्षमता विकसित करना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें भय उत्पन्न कर दोगे, गलत है, नहीं। सेकेंड है बाय जनरेटिंग स्ट्रेस, उनमें तनाव उत्पन्न करते। तनाव है, फियर है, सब निगेटिव पॉइंट्स है। सीटेट में निगेटिव नहीं पॉजिटिव पूछता है, ये भी गलत है।
थर्ड है हमारा सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके व इंकरेजिंग पैसिव एंड रिपीटेड मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट। तो है कि पैसिव नहीं एक्टिव होनी चाहिए और रट्टा नहीं मारना चाहिए, तो ये तीसरा भी गलत है। चौथा है कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी जो रणनीतियाँ हैं उसके उपयोग को प्रोत्साहित करके व इंकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड यूज ऑफ स्ट्रेटजीज सच एज एनालॉजिकल एंड ह्यूरिस्टिक्स। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। कितना अच्छा आंसर है कि विचार मंथन को क्या करें, प्रोत्साहित करें यानी आगे बढ़ाएं और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों का उपयोग करके क्या करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है कि एक शिक्षक के रूप में यानी एक टीचर होने के नाते बच्चों का जो जीवन होता है उसको सफल बनाने में अगर हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो समस्या समाधान जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको सुविधाजनक बनाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। यानी कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा करने के लिए एक जो टीचर है उसको विद्यार्थियों को जो चीज़ें होती हैं उनका विश्लेषण करने की आदत है वो विकसित करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही एक टीचर होने के नाते हम विचार मंथन को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग से प्रोत्साहित करके सुगम बना सकते हैं। यानी बच्चों को कह सकते हैं कि आप इनके बारे में सोचो कि किस तरह से कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जब बच्चा थोड़ी डिफिकल्टीज फील करे तो उनका साथ देना चाहिए। वो भाई का जेड जॉन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट नहीं था, उसी की हेल्प हमें यहाँ पे लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी समस्या को हल करने का अर्थ, यानी कि हम और क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम समस्या उत्पन्न करने वाले जो स्रोत हैं उनको समाप्त कर सकते हैं, और ये केवल समस्या के प्रत्येक संभावित मूल कारण का विश्लेषण करके फिर समस्या के स्रोत को समाप्त करके स्रोतों पर नियमित जांच को लागू करके किया जा सकता है, जिससे समस्या से क्या हो सके, बाहर आ सकें। नेक्स्ट है कि when students experience the emotion of death, their learning is likely to be influenced positively। यानी कि विद्यार्थी देश की भावना को अनुभव करते हैं तब उन्हें सीखने पर जो सकारात्मक प्रभाव है पढ़ने की क्या संभावना है। ऑप्शन ए है टेंशन। टेंशन वेंशन कुछ नहीं होता है कि जो टेंशन यानी जो तनाव है बच्चों के लिए निगेटिव है ना कि पॉजिटिव, और हमसे तो ये पॉजिटिव पूछ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है शेम यानी कि शर्म, नहीं ये भी नहीं है। तीसरा है ह्यूमिलेशन हीनता, ये भी नेगेटिव में जाएगा। चौथा है सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, ही सही हो जाएगा। यानी कि जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि तनाव हीनता शर्म में तो निगेटिव प्रभाव डालेंगे नकारात्मक, लेकिन हमसे सकारात्मक पूछा है तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना को अनुभव करते हैं तो उनके सीखने पर कैसा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। संतुष्टि का मतलब होता है क्या है, संतुष्टि का मतलब होता है ऐसा एहसास, इतना प्यारा यानी कि सुखद एहसास जो आपको तब मिलता है जब आपको कुछ ऐसा प्राप्त होता है जो आप चाहते थे, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते थे। यानी कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में सोच रखा है और हमने जो उसको प्राप्त कर लिया तब हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, संतुष्टि। इसलिए कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डेस किया जाना चाहिए। इंट्यूटिव गेसेस बाय चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग शुड बी। ऑप्शन ए है डिस्करेज हतोत्साहित, ऑप्शन बी है फैसिलेटेड सुसाधित, ऑप्शन सी है डिसमिस्ड खारिज, और ऑप्शन डी है पनिश्ड यानी कि दंडित। अपना जो पूर्व ज्ञान है यानी पहले के ज्ञान है उसके आधार पर बच्चों का सहज अनुमान है उसको लगाने को हमें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। खारिज तो करना नहीं चाहिए बल्कि उसे मान लेना चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए। सबसे पॉजिटिव में एक ही आंसर दिख रहा है, सुसाधित यानी फैसिलेटेड, यानी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों का जो सहज अनुमान है उसको हमें क्या करना चाहिए, सुसाधित करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा देखो उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जब आप अपनी जो कॉमन सेंस है वो लगाते हैं तब भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बस आपको अपना 100% माइंड रखना होता है एक्टिव। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि सहज ज्ञान चिंतन का अर्थ होता है कि अपनी पहली वृत्ति के साथ जाना और सब 40 संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर तुरंत क्या कर लेना, निर्णय ले लेना। इस प्रकार की सोच छात्रों को अलग तरह से सोचने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी, और शिक्षकों के कुछ जो अधूरे वाक्य होते हैं, कार्य होते हैं, स्थितियाँ होती हैं, उनकी मदद से अधिगमकर्ताओं को सोचने के लिए, अनुमान लगाने के लिए भी क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार से सुगम या आसान बनाया जाना चाहिए।
चाहिए। प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग इन स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड। ऑप्शन ए है बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, बाय एम्फेसाइजिंग रिपीटेड प्रैक्टिस। ऑप्शन बी है बाय पैसिव इमिटेशन यानी कि निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा। ऑप्शन सी है बाय गिविंग मटेरियल रिवॉर्ड्स यानी भौतिक पुरस्कार देकर। और ऑप्शन डी है बाय एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्कवरी यानी कि खोज और अन्वेषण के द्वारा। तो देखो, बारंबार अभ्यास यानी कि रिपीटेड प्रैक्टिस गलत हो जाएगा, पैसिव नहीं एक्टिव होने चाहिए। और मटेरियल रिवॉर्ड्स क्यों दोगे, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, खोज व अन्वेषण के द्वारा, बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कवरी। देखो ये भी बहुत इजी थे, बस आपको कॉमन सेंस ही लगाना था। दो चार क्वेश्चंस तो मैंने इतने इजी देखे हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को खोज और अन्वेषण के द्वारा सुगम यानी कि आसान बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में जो छात्र होते हैं उन्हें कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर सत्य को पहचानने पर बल देना चाहिए। अन्वेषण विधि क्या होती है कि हमने एक बहुत छोटी सी बात उन्हें बता दी, उस बात को वो उन्हें पूरा करना है इस तरह से, यानी कि हम उन्हें थोड़ी सी हेल्प करेंगे। ZPD जोन ऑफ एक्सपर्ट डेवलपमेंट लेपाल गोत्सकी ने जो दिया था उसके द्वारा फिर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये शिक्षण दृष्टिकोण है जो बच्चों का जिज्ञासा और पूछताछ के माध्यम से सीखने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी यानी कि समस्या समाधान है, उसकी कौन सी प्रभावशाली रणनीति नहीं है। नहीं पूछा है, ध्यान रखना, पूछा है कि नहीं पूछा है। ऑप्शन ए फंक्शनल फिक्सनर प्रक्रियात्मक अवद्धता। ऑप्शन बी है वर्किंग बैकवर्ड्स पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। ऑप्शन सी है ह्यूरिस्टिक स्वानुभावी। ऑप्शन डी है एल्गोरिदम्स कलन विधि। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्शनल फिक्सडनेस यानी प्रक्रियात्मक अवद्धता। ये नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी जो पश्चिमी कार्यकारी युक्ति है ये भी होती है, और जो ये हमारी ह्यूरिस्टिक्स यानी स्वानुभाविक होती है ये भी होती है, और जो कलन विधि होती है ये भी होती है। ठीक है, ये तीनों होती है, लेकिन फर्स्ट वाली नहीं होगी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो प्रक्रियात्मक अवद्धता होती है समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, क्योंकि एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या को खोजने के लिए हम करते हैं। इन रणनीतियों में उनके साथ अलग अलग कार्य की योजनाएं होती हैं, जैसे कि रणनीति परीक्षण, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविकी, कलन विधि और त्रुटि। ठीक है, ये निर्धारित लक्ष्य तक हमें ले जाते हैं। नेक्स्ट है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना और सीखने इन सोशियो कनेक्टिविस्ट क्लासरूम्स लर्निंग। ऑप्शन ए है पैसिव इन नेचर एंड निष्क्रिय रूप से होता है, गलत है। निष्क्रिय नहीं होगा, हमेशा सक्रिय होगा रचनावादी क्लासरूम में। सेकेंड है का स्वरूप सामाजिक होता है, एज ए सोशल कैरेक्टर। तीसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं। पाठ्य पुस्तक परीक्षा केंद्रित होगी नहीं, बाल केंद्रित होगी। चौथा है परीक्षा केंद्रित होती है, एग्जाम सेंटर्ड, ये भी गलत है। ये तीनों निगेटिव में, निष्क्रिय नहीं, पैसिव होगी, एक्टिव होगी। टेक्स्ट बुक और एग्जाम होगी नहीं, बच्चा सेंटर में होगा, चाइल्ड होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का स्वरूप सामाजिक होता है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना है, सीखने में क्या होगा, है एज ए सोशल कैरेक्टर का स्वरूप कैसा होगा, सामाजिक। देखो जितने भी मैंने अभी आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं सब के सब कैसे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, आप अगर अपना माइंड 100% एक्टिव करके जाएंगे और अच्छे से समझ के जाएंगे तो ये सारे बहुत इजी हैं आपके लिए। नेक्स्ट है मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन से कि एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखने, याद रखने, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति नहीं है। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में जो सीखना है उसका स्वरूप कैसा होता है, सामाजिक। छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम की जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और इसमें उनका अपने चिंतन और अधिगम की प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है, ये अंतःक्रिया के माध्य के निर्माण के रूप में देखते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू चिल्ड्रंस फेलियर, यानी कि कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। बच्चे फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो किसके लिए जिम्मेदार क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत पाठचर्या यानी कि इंडिविजुअल करिकुलम। ऑप्शन बी है संदर्भित पाठचर्या कॉन्टेक्स्चुअलाइज्ड करिकुलम। ऑप्शन सी है सक्रिय पाठचर्या स्पिरल करिकुलम। ऑप्शन डी है पाठचर्या का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम। व्यक्तिगत, संदर्भित और सक्रिय तो होगा नहीं, इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाठचर्या का मानकीकरण ही जिम्मेदार है।
एक्सप्लेनेशन भी है कि असफलता एक वांछित उद्देश्य जो होता है उसको पूरा ना करने की अवस्था या फिर स्थिति होती है और इसे सफलता के विपरीत के रूप में देखते हैं। मतलब सफलता के विपरीत असफलता ही होगा। हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है, जब उसको पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो क्या कर पाता है, हमारा असफलता यानी विफलता कहलाता है। छात्रों की असफलता के कई संज्ञानात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक कारक होते हैं। मानकीकृत पाठचर्या का विद्यार्थियों की उनकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है और शिक्षकों को भी शिक्षार्थियों के अनुसार प्रासंगिक पाठचर्या अपनाएं और कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षक शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करें। हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कि लेब बाइगोत्स्की ने दिया था उसको अपना सकते हैं। थोड़ी देर बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, बाकी वो अपनी खुद कर लेंगे मदद, और जहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि हमारा हुआ था 4 फरवरी 2023 को। इससे पहले 6 फरवरी वाला करा दिया है, ना देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हमारी CDP जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वो पूरी हो गई है। नेक्स्ट वीडियोस में हिंदी और आपके जो SST है वो सारे क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। ये 6 to 8 के लिए है। मॉर्निंग में 1 to 5 के लिए भी कराते हैं। प्राइमरी लेवल का जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर का पेपर लेकर आएंगे और इसके लिए सोशल साइंस का भी पेपर लेकर आएंगे। तो जिसने भी सोशल साइंस से आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर तो जो भी 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो सीटेट में, तो वो इस पेपर को कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए और देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी होम एजुकेशन के नाम से हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।